हमारे जो अभी नुमाइंदा है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो कितने बड़े झूठे हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा, अपने आप को बायोलॉजिकल भी नहीं मान रहे हैं वो आजकल। और लुई 14 जो फ्रांस का जो तानाशाह था, जो शासक था, वो कहता था कि आर्म द स्टेट। उसी तरीके से मोदी आज कह रहे हैं कि आर्म द स्टेट। किसके गुमान पे? वही पूंजीपतियों के गुमान पे, अडानी के बैकअप के गुमान पे। तो उनका जो पूंजीपतियों का जो किला है उसको ध्वस्त करने की जरूरत है और वक्त को रिक्लेम करने की जरूरत है। वक्त हमारा है, उनके बाप का दिया हुआ खैरात नहीं है। तो साथियों, ये बात उनके जेहन में ठूस के समझाने की जरूरत है कि आप जो सांप्रदायिक सौहार्द की जो हमारी राजनीति रही है, कोएग्जिस्टेंस की राजनीति रही है, प्यार और मोहब्बत की जो राजनीति रही है, हम प्यार और मोहब्बत से जो रहते हैं उसमें नफरत, सांप्रदायिक सोच आप मत घोलो। हम आपके कहने में नहीं आने वाले हैं। तो खासकर जो अशरफ और अजरफ का जो डिवाइड करते हैं, उस डिवीजन पे आप कभी उस गफलत में आप कभी भी मत जाइएगा। एक अपील है आपसे, जो भी पासमानदा भाई अगर यहाँ होंगे, बहने होंगी, उनसे अपील है कि आप उनके कहे में मत जाइए। वो एक्चुअली बंदर को जब पकड़ना होता है तो उसको कुछ लोग प्रलोभन देते हैं और जो भी वहां पे जाता है उसको फंसा लिया जाता है। तो ये भी तमाम तरीके की कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं ताकि हमें अपने हक और हुकूक से मालूम रख सके। तो साथियों, बात जब आती है जो शिक्षा का, मैं हमारे प्रिंसिपल साहब बोले, एडवोकेट साहब बोले, डॉक्टर साहब बोले, उसके बाद प्रोफेसर की जब बात आती है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ बातें रखनी होती है। और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं आपको कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति जो इस सरकार का दायित्व जो होना चाहिए था, रोजगार के प्रति जो दायित्व होना चाहिए था, न हमें शिक्षा देना चाहते हैं, न रोजगार देना चाहते हैं और नए नए तमगे लेकर आ रहे हैं। जो बेरोजगार युवा है उनको आकांक्षी युवा का नाम दिए हैं। तो ये बात और नाम केवल लफ्जबाजी की बातें हैं। ये हमेशा से जुमले की राजनीति करने वाले लोग हैं और हमें और आप में फूट करके फिर से शासन करने की जो ब्राह्मणवादी जो इनकी व्यवस्था थी वो लागू करना चाहते थे, मनुवादी जो व्यवस्था है वो लागू करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक नया गठजोड़ आया है और वो गठजोड़ पूंजीपतियों के साथ इनका गठजोड़ है और उसी गठजोड़ को, उनका जो नापाक गठजोड़ है, उनको ध्वस्त करना होगा। आज जब हम इस मीटिंग में आए हैं तो आपको मैं बताऊं कि जब भी मैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाता था, चाहे वो कॉम्युनल वायलेंस का केस हो या पैट्रियार्कल वायलेंस का केस हो और कास्ट वायलेंस का केस हो, तो हमारे माइनॉरिटी के भाई बंधु हमेशा सबसे आगे आते थे। चाहे मैं गोपालगढ़ की घटना बताऊं या फॉरेस्ट की घटना बताऊं, सबसे ज्यादा जो हमें सम्मान मिला, प्यार मिला और एक सोलिडरिटी मिली, आपसे मिली। तो वही सम्मान और सोलिडरिटी हम भी आपके साथ व्यक्त करने आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। ये संविधान बचाने की लड़ाई है और केवल संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है, देश को बचाने की लड़ाई है। और जब देश पे सांप्रदायिक ताकतें अगर निगाह, अपनी जो गिद्ध निगाह जमाए बैठी है, तो उनके आंख को निकालने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि आपके घृणा की राजनीति कि हम शिकार नहीं होने वाले। हम लर्नेड लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं और संवैधानिक मूल्यों के तहत हम आपको पुरजोर विरोध करेंगे। और वो विरोध हो रहा है और वो विरोध होना होगा। और जनता का जब कारवां चलता है तो दुनिया हिलती है। गोरख पांडे के शब्दों में अगर मैं बोलूं कि जनता की चले पलटनिया, हिले में झकझोर दुनिया, तो वही जनता की पलटनिया का हिस्सा हम और आप है, क्योंकि हम हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हम किसी से किसी का अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और वो हक तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक हम और आप एक यूनाइटेड बैनर की तरह नहीं आएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, तो वक्त तो एक आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है। जो देश और विदेश
की जो राजनीति है उस पे आपको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा, उसको साथ में देखना पड़ेगा कि किस तरीके की नीतियां वो ला रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक नीति हो, आर्थिक नीति हो या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीति हो। कौन सा राष्ट्र की वो बात करते हैं, किस तरीके की संस्कृति की बात करते हैं, जहां पे अगर वो बोलते हैं कि हम सम्मान देंगे पसमानदाओं को, तो आप अगर सम्मान दिए होते हिंदू महिलाओं को तो ब्रेस्ट टैक्स नहीं लगाया होता आपने। आप अगर सम्मान दिए होते तो मंदिरों में जाने से उनको रोकते नहीं। अगर सम्मान आप अगर दिए होते तो जमीन दिए होते दफनाने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पे इनका बुलडोजर राज्य चलता है, वहां पे अगर जाकर देखेंगे तो दलितों को डेड बॉडी को बेरी करने के लिए, दफनाने के लिए जमीन तक नहीं होता है और उनको ऐसे ही फेंक देना पड़ता है। तो किस तरीके की राजनीति है उसको हमको समझना होगा। इनके जो जहर जो है उस पॉइजन को डिफ्यूज करने की जरूरत है और उस पॉइजन के खिलाफ जब आप लड़ते हो साथियों तो बहुत प्रिकॉशन लेना होगा, बहुत कॉशियसली आपको स्टेप्स लेने होंगे। एक उन्मादी राजनीति के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, एक उन्मादी जमात के खिलाफ जब आप लड़ते हैं तो आपको अपना होश जो है गंवाना नहीं होता है। होश और हवास में आपको अपनी बात को लोगों के बीच रखना होता है और इस तरीके की मीटिंग्स या प्रोटेस्ट मीटिंग्स या और भी तकरीरें होनी चाहिए जहां पे आप बताइए कि वक्त क्या है। वक्त हमारा वैसा ट्रेडिशन है जहां पे हम जो मजलूम लोग जो थे, जो गरीब थे, उनको कहीं न कहीं हम मदद पहुंचाते थे। बातें अधूरी ये बताते हैं, हमेशा झूठ परोसते हैं हमारे सामने। तो उन झूठ के खिलाफ जो सच की जो आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर सही तौर पे मुकम्मल एक ऊंचाई दे पाएंगे तभी जब आप एक लर्नेड डिबेट शुरू करेंगे। और वो लर्नेड डिबेट हम और आप सब मिलकर आपको करना होगा। केवल डिग्रीधारी, डिग्री से कोई एजुकेटेड नहीं होता है साथियों। पीएचडी धारी बनके, प्रोफेसर बनके आज सांप्रदायिक सोच का अगर आप शिकार है, संविधान के खिलाफ अगर आप कॉन्स्पिरेसी में शामिल है तो आप एजुकेटेड नहीं माने जाएंगे। और यही वक्त है आर्टिकल 51 करने का, 51A जो जहां पे साहब का जो संविधान है, हम सबों का जो संविधान है, तो ये बताती है कि कैसे साइंटिफिक टेम्पर जगाने की जरूरत है। तो साइंटिफिक टेम्पर कब जागृत होगा जब हम और आप एक सही शिक्षा को पाएंगे। और इस वक्त की शिक्षा, इस वक्त के विषय में इंफॉर्मेशन कैसे करना, जो दूसरे लोग हैं, हो सकते हैं सारे कुछ लोग भटके भी हो, सही मायने में भटके हो, उनसे भी आप डायलॉग कीजिए और एक बॉन्ड स्थापित करने की जरूरत है। और चाहे कि हमेशा की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आज आपके मुसलमानों पे हमला है, लेकिन कभी मुसलमानों पे नहीं हमला है। जैसा मैंने बताया कि संविधान पे हमला है। तो अगर इनके 5 जाने को पढ़िएगा तो रिसेंट जो इश्यू आया है उसमें बताया है कि फिर से हम जो क्रिश्चियंस है हम उनको भी, उनके जो चर्च है उन पे भी कहीं न कहीं बहुत सारे अमेंडमेंट लाके उनकी जो जमीन है उनको कब्जा लेने का काम करेंगे। तो साथियों, ये जमीन की लड़ाई है, पूंजीवादियों के खिलाफ, साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ाई है, सत्ताधारी फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई है और देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई है। ये देश प्रेमी नहीं है, ये देशद्रोही है जो कि देश के अमन और चैन पे जो हमला बोलता है, इस तरीके की दकियानूसी और प्रतिक्रियावादी अमेंडमेंट्स लाके, वो कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकता। देश प्रेमी वही है जो सदस्य सेना बोलते हैं कि देश केवल कागज का नक्शा नहीं होता है, देश हम और आप से बनता है। तो जो जनता की बात नहीं सुने वो देश भक्त नहीं हो सकता है। ये जनता को उनके हक से बहुत दूर ले जाने की साजिशें रच रहे हैं। ये कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकते, ये देशद्रोही है और इनका इतिहास ही रहा है देशद्रोह का। मैं अगर इतिहास अगर बताऊं इनका तो जो आपके माँ की वीर जिनको बोलते हैं, आप समझ रहे हैं कि जिनके विषय में बोला जा रहा है, तो यह देशद्रोही लोग ही थे। वो हमेशा ब्रिटिशों के साथ हमारे देश के खिलाफ जो पॉलिसी जो था
या जो षड्यंत्र थे उसका हिस्सा था। तो साथियों, मैं एक अपील के साथ ये कहूंगा, जब मैं आया था तो यहाँ पे इकबाल बानो जो गाई थी गाना वो बज रहा था कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो हम देखेंगे इनके जिल्लतों के दौर जो अभी चल रहा है, जो डेमोक्रेसी जो है, जो गणतंत्र है, उसको गणतंत्र बंदूक तंत्र जो बनाना चाहते हैं, बुलडोजर तंत्र जो बनाना चाहते हैं, और मुसलमानों या अन्य माइनॉरिटीज या जो डिप्राइव सेक्टर के अन्य जो लोग हैं या प्रोग्रेसिव तबका के जो लोग हैं, उनको उनके अधिकारों से महरूम करने की जो साजिशें रच रहे हैं, उस साजिश के खिलाफ हमारी लड़ाई जिंदाबाद। उस साजिश के खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़े हैं। और एक बात कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, उताना वाला बदलेगा तो खुद तो बदल, तो खुद तो बदल, बदलेगा जमाना बदलेगा। तो हम और आपसे जमाना है, और जमाना में अगर इस तरीके की काली नीतियां लाई जाएगी तो हम उस जमाने के खिलाफ लड़ेंगे, उस शासन के खिलाफ लड़ेंगे और अपना हक और हुकूक को हासिल करके रहेंगे। शुक्रिया। अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सर जब अपनी बात रख रहे थे तो बशीर बद्र के चंद मिसरे मेरे जहन में दौड़ पड़े कि वही ताज है, वही तख्त है, वही शहर है, वही जाम, वही ताज है, वही तख्त है, वही शहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की जमीन है, ये वही खुदा का निजाम है, ये वही बुतों की जमीन है, ये वही खुदा का निजाम है। बड़े शौक से मेरा घर चला, कोई आज दुश्मन ना आए। बड़े शौक से मेरा घर चला, कोई आज दुश्मन ना आएगी। ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का बुरा। मैं ये मानता हूं तेरी आंधियों ने मेरे दिए बुझा दिए। मैं ये मानता हूं तेरी आंधियों ने मेरे दिए बुझा दिए, मगर आज तक हवाओं में एक जुगनू इमाम है। मैं अदब और इकराम के साथ जनाब मुफ्ती नियाज साहब को वालिहाना खिताबत के लिए आवाज दे रहा हूं। आप हजरात इनकी तकरीर से इस्तफादा फरमाएंगे। यकीनन आलिमाना खिताबत होती है। मुफ्ती नियाज साहब, सदर तंजीम इमारत शरिया मोतिहारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फयमकुथु फ़िल अर्ज़ि कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर इजलास, स्टेज पर रौनक अफरोज दानिशवरान कौम व मिल्लत, मोहतरम सामीईन किराम, ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, और वो सुन्नत ये है जिसको अल्लाह ने कुरान करीम की इस आयत में बयान किया कि अल्लाह कचरा को बाकी नहीं रखता, कचरा को साफ कर देता है। उसके साफ करने की कई शक्लें हैं। या तो अल्लाह सैलाब भेज कर कचरा को साफ कर देता है, या बारिश भेज कर कचरे को साफ कर देता है। क्यों? अल्लाह कहता है मैं तो सिर्फ उसी चीज को बाकी रखता हूँ ये जमीन पर जिससे लोगों को फायदा होता है।
इसके अलावा सारे कचरे को मैं साफ कर देता हूं, लेकिन अल्लाह कभी कचरे को इसलिए बाकी रखता है ताकि दूसरे लोग होश के नाखून ले लें। गफलत की जिंदगी को छोड़कर मुल्क में सुलगते हुए नाजुक हसास मसले पर गौर फिक्र करने के लिए उठ खड़े हो जाए। आज हम जिस नाजुक मसले पर जमा हुए हैं, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का सिर्फ कानून का मामला नहीं, ये कानून में तरमीम का भी मामला नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के दीनी, मिल्ली और तारीखी विरासत पर बहुत बड़ा हमला है। और मैं इससे ज्यादा खुद कर कहूं, इस हिंदुस्तान के सारे बाशिंदे, चाहे वो जिस धर्म से भी ताल्लुक रखते हो, हर एक के लिए अफसोस का मकाम है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क की जमहूरियत पर हमला है और इस जमहूरी मुल्क के आईन पर हमला है। हुकूमत वक्फ एक 2025 के जरिए से वक्फ बोर्ड को उसके तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेकर एक कठपुतली इदारा बनाकर रखना चाहती है। हम जैसे कहें, जिस तरह कहें, जिधर घुमाए घूम जाए। हुकूमत वक्फ को सोचना चाहिए कि वक्फ का मामला मुसलमान के एतकाद का मामला है, उसकी तहरीब का मामला है, उसके तशख़्ख़ुस और उसकी शनाख्त और पहचान का मामला है, उसकी शरीयत और उसके इस्लाम और धर्म का अजीम मामला है। ये सिर्फ कानून की तरमीम का मामला नहीं। मैं आप हज़रात से एक गुजारिश करना चाहता हूं, हम समझें कि वक्फ का मकसद क्या है। वक्फ होता है अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए, और इसलिए ताकि क़यामत तक आने वाली नस्लें उस वक्त से फायदा उठाती है और इस वक्त एक्ट के जरिए से उस फायदे को खत्म करने की नापाक कोशिश की जा रही है। अगर आज हम बेदारी का सबूत न दे पाए तो याद रखिए, आने वाले कल में आपके मसाजिद के गेट पर ताले लगाए हुए मिलेंगे, आपके कब्रिस्तान पर ताले लगाए जाएंगे, फिर आपका घर आपका कब्रिस्तान बनेगा। दरगाहों, खानकाहों, इमामबारों और खैर के तमाम मकानात और खैर के तमाम मकामात, ये सारी जगहें हम इनसे महरूम हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क का हर बाशिंदा, चाहे वो जिस धर्म से भी ताल्लुक रखता हो, मुल्क के आईन की हिफाजत के लिए आगे आए और हर इंसान पसंद ही आदमी इस कानून को वापस लेने तक गाधा से गाधा मिलाकर इस कानून के खिलाफ उस वक्त तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे जब तक कि ये कानून वापस न ले लिया जाए। अपनी गफलत की जिंदगी को हम छोड़ें, मुल्क के नाजुक और हसास मसाइल पर गौर फिक्र करते हुए हमें दो बातों का शिद्दत से एहसास करना जरूरी है और एहसास दिलाना भी जरूरी है। क्या है वो दो बातें? एक बात तो ये, हम ये बताएं कि एक तरफ तो ये मुल्क के आईन पर बहुत बड़ा हमला है, इसकी जमहूरियत को बहुत बड़ा खतरा लाहिक हो गया है। दूसरी तरफ मुसलमानों के वक्त, मुसलमानों के ईमान, उसकी पहचान, उसकी तशख़्ख़ुस और उसकी शरीयत का हिस्सा है। और मुसलमान इस बात पर यकीन रखता है कि शरीयत की हिफाजत मुसलमानों को उसकी जान से ज्यादा प्यारी और उससे ज्यादा जरूरी और लाज़िम है।
दूसरी बात, जिसका एहसास अपने अंदर पैदा करना जरूरी है और हुकूमत वक्त को इसका एहसास दिला देना जरूरी है, वो ये है कि हम अमन चाहते हैं, हम पुरअमन तरीके पर रहना और रहने देना चाहते हैं। अमन के ख्वाह जरूर है, लेकिन हुकूमत याद रखे हम बेहिस इंसान नहीं। हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हम बेहिस नहीं है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। हम आप हजरात से अपील करना चाहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो गाइडलाइन जारी किया है, जो हिदायत जारी किए हैं, उन हिदायत की रोशनी में इमारत शरइया, जमात इस्लामी हिंद, मुल्क की दीगर तमाम तंजीमें इस सियाह कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हमें आवाम के दरमियान भी जाना है और कानूनी तरीके से भी इसकी लड़ाई लड़नी है। हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत की रोशनी में काम करना है और सारी तंजीमें उसी गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रही है। हम ये बात तय कर लें कि इंशाअल्लाह इस सियाह कानून को वापस कराने के लिए हर वो मुमकिन तदबीर और हर वो मुअस्सिर हिकमत अमली इख्तियार करेंगे जिसके जरिए से ये सियाह कानून वापस किया करवाया जा सके। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। इसी सिलसिले की एक कड़ी कल अंजुमन इस्लामिया की ऑफिस में कुल जमाती मीटिंग मशरकी चंपारण की बाद नमाज जोहर बुलाई गई है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में क्या तरीका कार इख्तियार किया जाए, क्या लाएअमल तैयार किया जाए, उस पर गौर फिक्र होगा। हम सब ये तय करें कि अंजुमन इस्लामिया और इमारत शरिया और दिगर तमाम तंजीमों के मुश्तरका मीटिंग के जरिए से जो हिदायत जारी की जाएगी, हम सब उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और एहसास के साथ जिंदगी गुजारिए, गफलत की जिंदगी न गुजारिए। और ये बात याद रखिए, और इंकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिहि। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो, जिस दिन हमारे मुकाबले में तुम्हारी जायदाद की मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी, बीवी बच्चों की मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी, तुम हमारी दीन की हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, तो याद रखना मैं अज़ाब तुम पर नाज़िल करूंगा। अल्लाह ताला उस वक्त से पहले हम सब की हिफाजत फरमाए और सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना मुफ्ती रियाज अहमद कासमी साहब आपसे मुखातिब थे। इमारत शरिया की तंजीम मोतिहारी के सदर हैं। मैं आपके सामने 4 मिनट के लिए एक सेकुलर अधिवक्ता जो सेकुलर मिजाज है और इस शहर में सेकुलर के अलंबरदार है सेकुलरिज्म के, विजय कुमार, आप मोतिहारी कोर्ट में हैं, हम सब इन्हें जानते भी हैं, वहां भी सेकुलरिज्म के लिए दूसरों से नफरत आजमा होते रहते हैं। आप तशरीफ लाएं। अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, माननीय मंच और सामने उपस्थित सभा में उपस्थित अमर विद्वान साथी, बुजुर्ग नौजवान साथी, हम इस सभा का शुक्रगुजार है कि आपने मुझे मौका दिया है। ये वक्त बिल जो लाया गया, एक गैर कीमतनामा भारत की संसद ने एक बिल पेश किया है और भारत की न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के बाद पहला न्यायालय के चीफ जस्टिस ने सवाल खड़ा किया है, क्या अगर इस
धर्मावलंबी में गैर मुस्लिम मेंबर बनेंगे तो क्या आधा धर्मावलंबी में मुस्लिम समाज के लोग मेंबर बनेंगे कि नहीं, ये आप बताते हैं? पहला सवाल किया है। मैं इस मंच से न्यायमूर्ति संजू खाना साहब का प्रशंसा करता हूं और भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले सुनवाई पर इसको बिल को खारिज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे कि गैर कानूनी है, गैर जिम्मेदारी है। 1975 में भारत के संसद में जो बिल रायबरेली के संसद लगाने के बाद रामनारायण का मामला था, जिसमें जगमोहन लाल सिन्हा न्यायमूर्ति हुआ करते थे और उसने रिजेक्ट किया था रायबरेली के संसद को। उस समय भी न्यायपालिका भारतीय न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को मैं इस तहत से धन्यवाद देता हूं, उनको भी। और दूसरी बात, आज मिस्टर खाना साहब ने बोला है, ये मामला सिर्फ बिल का नहीं है सर, ये मामला हमारे भारतीय संसद में हमारी प्रतिनिधित्व है। हम आज भी अपने संसद में अपनी आवाज पर बुलंद नहीं कर पाते हैं और वो लोग जो इस देश के दूसरे देशों से आवागमन करके बैठे हैं, वो हमारे खिलाफ 1 by 1 करके एक्ट पास कर रहे हैं लगातार। सिर्फ यह एक्ट नहीं है, ये सरकार जब से चल रही है, इस सरकार में 2 ही बार काउंटर हुआ है इसका। सर आप लोग देखे होंगे, याद भी होगा, मैं इससे बताता हूं, SC/ST के बिल पर सरकार ने लाई थी, संशोधन किया था और इस देश का SC/ST ने बिल रचना के बाद सरकार को चक्का-जाम कर दिया था होटल में। सरकार ने डर गई और बिल वापस ले लिया था। सर एक पट्टी क्रांति हुआ, वो क्रांति किया तो एक प्रतिक्रांति की सरकार में हुआ था और दूसरी प्रतिक्रांति हुई थी जब हमारे नौजवानों को सेना भर्ती के लिए 4 साल का समय सरकार ने दिया। 4 साल के भर्ती कर रहा था तो पूरे भारत के जो स्टूडेंट और नौजवान थे जो भर्ती में जाना चाहते, पूरे भारत का आंदोलन खड़ा कर दिया था, जिसको यह सरकार ने कुचला, दबा दिया इस आंदोलन को। इस आंदोलन को इस सरकार ने, भारत की सरकार ने बखूबी दबा दिया। सर जब आती है मामला, यह हमारे एक दिन का नहीं है सर, हमारी राजनीतिक समस्या का है, हमारी सामाजिक समस्या का है, हमारी धार्मिक समस्या का है, हमारी आर्थिक समस्या का है। ये संसद जब पारित कर रहा था तो क्या हमारे समाज में कोई क्रांति प्रतिक्रांति हुई इसके खिलाफ? जो हमारा संविधान इसका अलाउ नहीं करता है। हमारे देश में अभी तक जो संविधान है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था है। अगर आप आर्थिक आधार पर संशोधन कर रहे थे तो क्या अपर क्लास भी आर्थिक आधार पर कमजोर था कि अदर जातियां भी उसे कमजोर कर रही थी? क्या इस देश के लोगों ने, अन्य लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने, SC/ST के लोगों ने क्या आवाज उठाई? सर आप संसद में कमजोर कर रहे थे राजनीतिक से, मैंने माना कि हम संसद में राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे थे, किंतु सामाजिक रूप से हम आते हैं भारत भर तो यहाँ हम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। फिर भी हमारी आवाज दबती क्यों है? क्यों नहीं पड़ती? क्या उसका क्या जरूरत है? हमारे समाज को मानसिक रूप से जागृत करना। हमारी समाज का मानसिक रूप से जागृत होगा तो जब वो क्रांति करता है तो उसके पानी में हमारा प्रतिक्रांति खड़ा हो जाएगा। वो साहस नहीं करेगा हमारे खिलाफ बिल लाने के लिए, गैर जिम्मेदार बिल लाने का। मामला सर यहाँ का है, मामला जहाँ ओबीसी की आती है सर, तो मैं ओबीसी से आता हूँ और दावे के साथ आता हूँ। यहाँ जो ओबीसी का तबका आज गोबर को भी महादेव जी मानता है सर, तो जब गोबर को महादेव जी मानता है तो उसे क्या प्रतिक्रांति खड़ा कर सकता है सर? उसके बच्चे छाती तान के चल सकते हैं क्या उसके सामने? नहीं चल सकते सर। मामला सामाजिक है सर, यहाँ समाज के उस तबका को मानसिक रूप से खड़ा करना होगा। संख्या आपकी है सर और देश के कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। यह किसी से जाति का देश नहीं है, उसका बाबूजी का नहीं है, ये सभी जातियों
जहां जिनके लिए सवाल करते हैं 6000 जातियां हैं, सभी किया है। जितना उनका हक है उतना जो हाशिए में खड़ा है एक व्यक्ति पर उसका किया सर। संविधान उतना लागू करता है और ये इतिहास गवाह है इस देश पर या किसी जाति के सिर पर जब इसका लगाया है तो इस देश को मुसलमानों ने खड़ा हुआ है। इस देश का मुसलमान खड़ा होकर उसका बचाया है, चाहे महाराष्ट्र के फूले का सवाल हो या अमेरिका के बोलने सलमान लंदन में खड़ा हो, वहां मुसलमानों के साथ किया था सर। ये ओबीसी के लोग साथ नहीं कर रहे थे सर, SC/ST के लोग कर रहे हैं। आज भी SC अनुसूचित जाति के लोग 84 है, ट्राइब के लोग वहां 47 है सर, 100 से अधिक ओबीसी के लोग हैं सर। क्या कर रहे हैं सर? आप राजनीतिक रूप से कमजोर पढ़े नहीं माना, लेकिन इस सभा से मैं गुजारिश करूंगा हिम्मत से कि जिसकी उपस्थिति में ऐसा एक्ट पास हुआ है, अगले सांसद की चुनाव में एक भी व्यक्ति जीत कर नहीं जाना चाहिए। यह संकल्प है, उसको बहुत जिसके बाहर कर दीजिए, फिर नया संसद आपका जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी की समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इनर्जेटिक बातें हो रही थी और मैं समझ रहा था कि सिर्फ ये कोठी में ललकारते हैं, जहां भी स्टेज इनको हासिल हो अपनी गुफ्तगू उसी के अंदाज में रखते हैं। मैं अपने दरमियान जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना जावेद कासमी साहब को देख रहा हूं और हमारी फहरिस्त में उनका नाम ऑडिटर की हैसियत से दर्ज है। बसत खुद एहतराम आवाज होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। हज़रत गिरामी सदर मोहतरम सामीन एज़ाम, आप बहुत देर से एक इंतहाई हसास और अहम मसले पर मुझसे पहले मुकर्रीर की बातें सुन रहे थे और सभी हज़रात ने बहुत ही इत्मीनान के साथ, अहमियत के साथ इस मसले की हसासियत की तरफ हमें मुतवज्जह किया है। और जिस हौसले के साथ हम जुड़े हैं, इसी हौसले के साथ इस काले कानून की वापसी तक हमें मुसलसल मुसलसल के लिए, कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए। माजी में हमारी तारीख रही है, शाहबानों का मामला हो या जो भी मामला आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने जब आवाज दी, इस कौम के नौजवानों ने, इस कौम के जाबाजों ने अपनी जानों का नजराना दे करके अकाबिर के आवाज पे लब्बैक कहा। मुस्लिम पर्सनल्ला ने एक रोड मैप जो जारी किया है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज का ये इजलास। और इस तरह के इजलास जो हम जिला में कर रहे हैं, इसी तरीके से ब्लॉक सतह पर, पंचायत सतह पर, गांव के सतह पर करने की जरूरत है। चूंकि टीवी डिबेट के जरिए लोगों के जहनों में झूठ परोसा जा रहा है, जो है मुस्लिम की तरफ से और फिरका परस्त ताकतों की तरफ से मुसलसल प्लानिंग के तहत जो है लोगों को वरगलाया जा रहा है। जबकि ये वक्त कानून, इसी तरीके से किसानों के खिलाफ जो कानून लाया गया था, सीए जो लाया गया था, एनआरसी जो लाई गई थी, वो सब एक मुसलसल एक प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि लोगों में जो अमन और सुकून का माहौल है इसको खत्म किया जाए। और मुल्क के जो गोल्ड और सोने और चांदी और बैंकों को लूट करके जो स्विस बैंकों में जमा किया जा रहा है और लोगों को, नौजवान को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, उन सारी चीजों से तवज्जो को हटाया जा सके। बहरहाल हम लोग आज इस अज़्म का इरादा करें कि इंशाअल्लाह
मुसलसल हम अकाबिर के मशवरे के मुताबिक जो भी प्रोग्राम बनेगा, कल कुल जमाती मीटिंग है, उसके बाद जो प्रोग्राम आएंगे उसको भी कामयाब बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमने नाराज किया है, हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। मोहतरम ने मुजफ्फरपुर से आए हुए मेहमान ने जो तवज्जो दिलाई है, जब हमारे पास वक्त था हमने अपने कागजात को दुरुस्त नहीं किए। एनआरसी जब हो रहा था हम लोगों ने दर दर की ठोकरें खाई, लोगों को जगाया। उस वक्त महसूस हुआ कि मुसलमानों के कागजात में, आधार में, पैन कार्ड में, इसी तरीके से दीगर डॉक्यूमेंट में कितनी गलतियां हैं स्पेलिंग की। तो आज भी वक्त के मुताबिक जो है हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारी कब्रिस्तानें और दीगर जो शरई चीजें जो वक्त की गई है, क्या वो रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब किताब शफाफ है। और वक्त की प्रॉपर्टी पर जो हमने बिल्डिंग्स बनाया है उसको किराए पर हमने दिया, एक महदूद किराया 200-400 रुपए में, और दूसरे लोग उसको किराए पर दे रहे हैं 2000 से 8000 में। तो ये खयानत है, बड़ी खयानत है। इसी खयानत की वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ा है। इसलिए हमें अपने गुनाहों से माफी मांगना चाहिए। कि तुम मदद तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर सच्चे पक्के मोमिन रहे। आज जो पक्का मोमिन की कैद लगाई गई है कि वक्त करने के लिए 5 साल तक पक्का मोमिन होना चाहिए, तो हमें पक्का मोमिन बन के दिखाना चाहिए। हम इस मजमे में अपना इंतजाम करने के कितने पक्के मोमिन हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, चूंकि हमारे मेहमान मोहतरम तशरीफ फरमा है और हम लोगों ने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, इसलिए बहुत ज्यादा बहने की जरूरत नहीं है। बस ये हम अज़्म मुसम्मा मत कर लें कि जेल भरो तहरीक की अगर हमारे अकाबिर ने आवाज दी तो सबसे पहले और सबसे आगे जेलों में हम जाएंगे इंशाअल्लाह, और इस काले कानून को वापस लेकर के हम घरों को लौटेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सैयद तनवीर सकी रिजवी साहब एडवोकेट, आप तशरीफ लाएं। अब मैं एक ऐसे आदमी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने कानून को बहुत करीब से देखा है। आप हैं सत्यनारायण राम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एक्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और APCR के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने जज रहते हुए बहुत सारे फैसले किए हैं और इस चंपारण में सेकुलर माइंड की हैसियत से इनकी पहचान। सभा के सदस्य साहब और तमाम मुंतासी और सामने बैठी हस्तियां, माताएं बहनें, हम लोग आज जमायत इस्लामी हिंद शाखा बिहारी प्रावधान में आयोजित वक्त बचाओ संविधान बचाओ पर अपने अपने विचार देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और विचार ही नहीं, एक बड़ा संदेश है कि हम लोग संख्या बल में कभी भी पीछे न हटे और अपने कुनबे में कायम रहे। हम लोगों का कुनबा दरकेगा तो इन लोगों को अवसर मिलेगा और ये लोग हम लोगों के साथ पूरी चाल चलती रहे। हम आप वक्त कानून जो 1995 में बना, 1913 में सर्टेन अमेंडमेंट आए थे और 1924 में बिल लाया गया और वह बिल JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के सामने रखा गया और 38 बार उस पर डिबेट हुआ और 98,02,000 लोगों ने मेमोरेंडम किया। इसके बावजूद यह निकम्मी सरकार जो भी संविधान के पक्ष में, जो भी वक्त के पक्ष में अपने मंतव्य रखे, उनको कहीं एक्सेप्ट नहीं किया और यह मनमाना और बिना सोचे समझे
यह कानून पास करा लिया बाई हुक और क्रुक, दोनों वाले शब्द यूज किया गया। इसमें हमारे राजनेता जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं वह कम दोषी नहीं, और इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने हाथ में हथकड़ी न लगे, इससे बचने के लिए jamhuriyat के साथ खिलवाड़। हमारा वक्त कानून बड़ा साफ सुथरा, वक्त के माने हैं वरासत। हम अपनी संपत्ति को, हम जिस सेक्ट में विश्वास करते हैं, जिस रिलीजन में विश्वास करते हैं, उसको हमने दिया, उसका डीड नहीं तैयार हुआ, डीड भी कुछ तैयार हुआ। वर्क बाय यूजर और वर्क बाय दो तरह की टर्मिनोलॉजी ही हुई। वर्क बाय यूजर हुआ कि सदियों से, हजारों हजार वर्षों से वर्क को दी गई संपत्ति का कोई कागज तैयार नहीं हो सका, और उसको यूज करते रहे हम लोग। अपने जिस ऑब्जेक्ट के लिए उस जमीन को हमने डोनेट किया, वह ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता हुआ देखते रहे और हम लोग यूज करते रहे।